नमस्कार, मैं संजीव कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल सिंबल ऑफ नॉलेज पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप आज हम लोग बीएड प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर के विषय समावेशी शिक्षा के मॉडल पेपर पर चर्चा करेंगे। यह प्रश्न पत्र मात्र एक अनुमान है कि इन प्रश्नों को परीक्षाओं में शामिल किया जा सकता है। मैंने छोटे प्रश्नों में 13 मुख्य प्रश्नों को शामिल किया है तथा प्रत्येक इकाई में 3-3 मुख्य प्रश्नों को शामिल किया है। आइए प्रश्न पत्र पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा की आवश्यकता बताइए। समावेशी शिक्षा की क्या आवश्यकता है, इसको क्यों इस सब्जेक्ट को लाया जा रहा है और इस तरह की शिक्षा को क्यों प्रोत्साहित किया जा रहा है, इसके बारे में आपको बताना है। दूसरा प्रश्न है, विशिष्ट शिक्षा तथा समावेशी शिक्षा में अंतर बताइए। स्पेशल एजुकेशन क्या है और इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, दोनों के बीच अंतर क्या है, ये आपको बताना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 क्या है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 ये क्या है, इसका प्रस्ताव कब आया था और इसको लागू कब किया गया है, इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकलांग व्यक्ति अधिनियम। विकलांग व्यक्ति अधिनियम पर्सन विद द डिसेबिलिटीज़ एक्ट 1992, तो इसके बारे में आपको बताना है कि विकलांग व्यक्तियों के विषय में क्या गवर्नमेंट किस तरह से अपना व्यू रख रही है, किस तरह से जो है वो इनके लिए कुछ सुविधाएं मुहैया करा रही है। अगला प्रश्न है, अवरोधक रहित वातावरण। अवरोधक रहित वातावरण अर्थात कि जो है ये एक नया प्रश्न आ रहा है, अवरोधक रहित वातावरण अर्थात कि जब इंक्लूसिव एजुकेशन में सभी तरह के विद्यार्थियों को शामिल किया जाएगा तो बहुत से विद्यार्थी ऐसे होंगे जो कि उस तरह के स्कूलों में या उन तरह की सीढ़ियों को नहीं चढ़ पाएंगे, तो कहीं ना कहीं एक देखने को मिलेगा कि उनके लिए एक रोधक बनेगा या एक कहीं ना कहीं वो असक्षम होंगे उन कार्यों को करने के लिए जो सामान्य बच्चे कर पाते हैं। तो विद्यालय को भी उन्हीं के टाइप से बनाया जाए, उन्हीं के अकॉर्डिंग बनाया जाए, यही अवरोधक रहित वातावरण है। अगला प्रश्न आता है, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बालक अर्थात कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बालक, इन बालकों के लिए राज्य सरकार या संविधान में कैसा प्रावधान किया गया है, इनकी शिक्षा के लिए कैसा प्रावधान किया जा रहा है तथा इनको झुग्गी झोपड़ी से विद्यालय तक लाने का क्या प्रावधान किया जा रहा है, इस पर आपको एक टिप्पणी लिखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। किन किन विषयों पर टिप्पणी आपको लिखने के लिए आ रहा है। यह है अल्पसंख्यक मानसिक मंदता। मानसिक मंदता का मतलब होता है जो दिमागी रूप से थोड़े से कमज़ोर होते हैं। श्रवण बाधिता अर्थात सुनने में जिनको दिक्कत होती है। सहकारी अधिगम, बहुसंवेदी शिक्षण, चिंतनशील शिक्षण, ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि आप जानते होंगे, ब्रेल लिपि जिसके माध्यम से अंधे बच्चे जो है वो छू कर किसी चीज़ को पढ़ने का प्रयास करते हैं। बॉडी सिस्टम, इस पे जो है टिप्पणी लिखने को आ रहा है इस समय। कई बार ये प्रश्न बीएड के सेकेंड सेमेस्टर में समावेशी शिक्षा में दोहराए गए हैं। आगे देखते हैं हम, नशे के आदी बालकों की व्यवहारगत विशेषताएं क्या होती हैं। नशे के आदी अर्थात कि उन बालकों की क्या विशेषताएं होती हैं जो नशा करते हैं, उनको कैसे पहचाना जा सकता है और कैसे उनका सुधार किया जा सकता है, विशेषताएं आपको लिखनी है बस इसमें। अगला प्रश्न है, बाल अपराध के प्रमुख कारण बताइए। आजकल ये बहुत प्रचलन में है कि बालक भी अपराध की श्रेणी में जा रहे हैं, अपराधी बन रहे हैं, तो इस पर एक प्रमुखता से प्रश्न पूछा जा रहा है इस समय कि बाल अपराध के प्रमुख कारण बताइए। क्या कारण है कि क्या वो रीज़न है, क्या कारण है कि जिसकी वजह से बालक जो है अपराधियों की श्रेणी में पहुँचते चले जा रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संसाधन कक्ष में आप संसाधन कक्ष से आप क्या समझते हैं। संसाधन कक्ष से आप क्या समझते हैं। संसाधन कक्ष अर्थात कि रिसोर्स रूम क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। अगला प्रश्न आता है, संवेगात्मक रूप से व्यथित बालकों की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। जो व्यथित बालक हैं उनके बारे में आपको बताना है कि इनकी विशेषताएं क्या होती हैं। अगला प्रश्न आता है, समावेशी शिक्षा के पीछे का दर्शन क्या है। अर्थात कि समावेशी की शिक्षा के पीछे की फिलॉसफी क्या है, क्यों इसको लागू किया जा रहा है,
क्यों इसको जो है इतना आगे बढ़ा के लाया जा रहा है? कुछ तो फिलॉसफी होगी इसकी। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। प्रतिभा संपन्नता की अवधारणा दीजिए। प्रतिभा संपन्नता की अवधारणा, अर्थात कि इस पर आपको एक छोटी सी टिप्पणी लिखनी होगी। प्रतिभा संपन्नता होती क्या है? आइए इकाइयों पर चलते हैं। फर्स्ट आता है प्रश्न इकाई नंबर 1। जैसा कि मैंने बताया आपको कि एक एक इकाई में मैंने 3-3 मुख्य प्रश्नों को शामिल किया है। तो इकाई नंबर 1 का पहला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का अर्थ तथा परिभाषा बताते हुए समावेशी शिक्षा का महत्व बताइए। समावेशी शिक्षा की आपको डिफिनीशन देनी है तथा समावेशी शिक्षा का महत्व बताना है कि क्या क्यों ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा प्रश्न आता है, विशिष्ट शिक्षा क्या है तथा विशिष्ट शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य बताइए। विशिष्ट शिक्षा क्या है तथा विशिष्ट शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य बताइए। स्पेशल एजुकेशन क्या है तथा इसके जो है क्या एम्स हो सकते हैं। ठीक। पहले यूनिट का तीसरा प्रश्न है, समावेशी शिक्षा के प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। समावेशी शिक्षा जब लागू की गई तो उसके लिए क्या क्या प्रावधान रखे गए, किन संविधान के किस तहत जो है इसको लागू किया जा रहा है। अब अगला प्रश्न आता है, अगली इकाई आती है इकाई नंबर 2। इकाई नंबर 2 में जो है आपका पहला प्रश्न है, सामाजिक दृष्टि से वंचित बालकों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया, स्पष्ट कीजिए। सामाजिक दृष्टि से वंचित बालकों को, जो समाज से वंचित हैं अर्थात समाज से बहिष्कृत हैं या समाज जो है उनको थोड़ा सा कम दृष्टि से देखता है या उनको वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं विद्यालयों तक, उन्हीं को सामाजिक दृष्टि से वंचित बालक कहा जाता है। इनका वर्गीकरण कैसे किया जा सकता है? इसके वर्गीकरण में कौन कौन से बालक आते हैं? एससी आता है, अनुसूचित जाति आता है, अनुसूचित जनजाति आता है, महिलाएं आती हैं, बहुत ढेर सारे वर्गों में बांटा गया है इसको पढ़ के एक बार देखिए, ये भी कई बार प्रमुखता से पूछा गया है। अगला प्रश्न है इसमें, लैंगिक भेदभाव का आपका क्या अभिप्राय है? लैंगिक भेदभाव को दूर करने के उपाय एवं समावेशी शिक्षा में इसकी भूमिका बताइए। ये प्रश्न लगभग 3 बार पूछा जा चुका है। लैंगिक भेदभाव अर्थात कि स्त्री और पुरुष में किस तरह से भेदभाव किया जा रहा है, स्त्री और पुरुष में, और कैसे इसको दूर किया जा सकता है, इसकी कुछ उपाय बताइए। तथा समावेशी शिक्षा जब लागू की जाएगी या लागू की गई है तो उसमें क्या इसकी भूमिका हो सकती है, क्या उससे लैंगिक भेदभाव खत्म हो सकता है। अगला प्रश्न है आपका तीसरे नंबर का प्रश्न, यूनिट नंबर 2 का तीसरा प्रश्न, भारत में बालिका शिक्षा के लिए क्या प्रयास किए गए हैं? बालिका स्त्री शिक्षा के प्रसार एवं उन्नयन हेतु किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख कीजिए। अर्थात कि आपको ये बताना है कि बालिका शिक्षा में क्या प्रयास किए जा रहे हैं, क्या क्या नए नियम लागू किए जा रहे हैं, उनको कैसे और प्रोत्साहित किया जा रहा है कि विद्यालय तक उनको लाया जाए, तथा स्त्री शिक्षा में प्रसार अर्थात कि कैसे इसका विस्तार किया जाए और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को शिक्षित किया जाए। उन्नयन हेतु इसमें नया क्या किया जा रहा है, उनमें क्या प्रयास किया जा रहा है, विद्यालय कैसे प्रयास कर रहा है, गवर्नमेंट कैसे प्रयास कर रही है, इसके बारे में आपको लिखना है। आते हम लोग यूनिट नंबर 3 पर। यूनिट नंबर 3 का पहला प्रश्न है, सृजनात्मकता का अर्थ तथा परिभाषा बताते हुए सृजनात्मक बालकों के गुणों की विशेषता बताइए। सृजनात्मक बालक कौन होते हैं तथा इनके सृजनात्मक बालकों के गुण क्या होते हैं, इसके बारे में आपको चर्चा करनी है या इसके बारे में आपको लॉन्ग क्वेश्चन विस्तृत में लिखना है। तो अगला प्रश्न है, अधिगम अक्षम बालकों का अर्थ तथा परिभाषा बताते हुए उनके कारणों की व्याख्या कीजिए। अर्थात कि अधिगम और अक्षम बालक अर्थात कि जो है अधिगम मतलब लर्निंग, अक्षम मतलब उसमें जो है सक्षम नहीं हो पाते हैं, अर्थात कि सीखने में जो पीछे रह जाते हैं, उन बालकों की परिभाषित करना है आपको तथा उनके कारणों को लिखना है कि ये सीखने में कैसे पीछे रहते हैं, अधिगम में कैसे असक्षम हैं ये, और क्या कारण है इनका। यूनिट नंबर 3 का तीसरा प्रश्न है, बाल अपराध को परिभाषित कीजिए तथा निरोधात्मक उपायों की चर्चा कीजिए जिन्हें अपनाकर विद्यालय विद्यार्थियों के बाल अपराध से दूर रख सकते हैं। देखिए ये प्रश्न जो है
कई बार पूछा गया है और ये प्रश्न बहुत उभर के सामने आ रहा है कि बाल अपराध को परिभाषित कीजिए। बाल अपराध अर्थात कि अपराधी बालक कौन है, ये कैसे होता है, इसके निरोधात्मक उपाय बताइए तथा जिन्हें अपनाकर एक विद्यालय अर्थात कि ऐसे कुछ उपाय बताइए जिससे एक विद्यालय अपनाकर अपने विद्यार्थियों को बाल अपराध से रोक सकता है। उस विद्यालय को नज़र में रखकर अपने उपाय को बताइए। इस तरह से अब तीसरे यूनिट के बाद चौथी यूनिट आती है। चौथे यूनिट में पहला प्रश्न है, समावेशन हेतु विभिन्न विभिन्न रणनीतियों की उनकी शक्ति तथा दुर्बलता के सहित की चर्चा कीजिए। अर्थात कि समावेशन, जब सभी को एक साथ समावेशित किया जाएगा तो उनकी क्या रणनीतियाँ होंगी तथा उनकी क्या शक्ति होगी और क्या दुर्बलता होगी, इसके बारे में आपको विस्तृत वर्णन करना है। अगला प्रश्न आता है आपका, विशिष्ट शिक्षक का क्या अभिप्राय है। विशिष्ट शिक्षक का क्या अभिप्राय है, एक विशिष्ट शिक्षक में कौन कौन से गुण होने चाहिए। एक विशिष्ट शिक्षक में अर्थात कि एक स्पेशल टीचर का क्या मतलब होता है और एक विशिष्ट स्पेशल टीचर अर्थात कि एक विशिष्ट शिक्षक जो होता है उसके क्या गुण होते हैं जिसकी वजह से विद्यार्थी उसे पसंद करते हैं या किसी विद्यालय में उसको स्पेशल तौर पर बुलाया जाता है, उसके क्या क्या गुण हो सकते हैं, उसके बारे में आपको विस्तृत वर्णन करना है। इस यूनिट का और इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। पहला है परामर्शदाता, अर्थात कि एक ऐसा टीचर भी होता है, एक परामर्शदाता भी होता है जिससे परामर्श किसी तरह के बच्चे लेते हैं और अपनी जिज्ञासाओं को शांत करते हैं। दूसरा इसी में आता है वाक चिकित्सा। वाक चिकित्सा का मतलब होता है स्पीच थेरेपी। स्पीच थेरेपी अर्थात कि बच्चों में बहुत ढेर सारा आपने देखा होगा कि उच्चारण संबंधी त्रुटियाँ आती हैं, बहुत बोलने संबंधी त्रुटियाँ आती हैं। इस तरह के त्रुटियों को सुधारने के लिए भी एक वाक चिकित्सा की मदद ली जाती है, स्पीच थेरेपी की मदद ली जाती है, जिससे कि जो है बच्चों को अच्छी आवाज़ या अच्छा उच्चारण प्रोनाउंसिएशन मिल सके। मैंने इस तरह से आपको पढ़ाया बीएड प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर का समावेशी शिक्षा। इस चैनल को सब्सक्राइब व शेयर करें तथा जिन प्रश्नों के उत्तर आप नहीं जानते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड करें। मैं उन प्रश्नों का वीडियो बनाकर इस चैनल पर डालने का प्रयास करूंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।